स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज मैं आ गई हूं एज प्रॉमिस इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज के साथ। ये एमसीक्यूज लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए थे, तो इस वीडियो से आपको एक आइडिया मिलेगा कि आजकल सीबीएसई किस तरीके के क्वेश्चंस लेकर आ रहा है, आपको किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो स्टे विद मी एंड वॉच द एंटायर वीडियो। और जहां पे भी आपको लगे कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, प्लीज फील फ्री टू आस्क एनीथिंग इन द कॉमेंट सेक्शन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट से। यहां से हमसे पूछा गया है कि एक करंट अकाउंट में इनमें से करंट अकाउंट से रिलेटेड इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि क्या पूछा गया है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें, मतलब जो हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है उसमें से 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं और एक ऑप्शन गलत है, हमें वो सिलेक्ट करना है। राइट। अब हमसे कहा गया है कि करंट अकाउंट में इनमें से क्या क्या चीजें होती हैं, तो मैं आपको बता दूं करंट अकाउंट में हमारे पास 4 चीजें आती हैं। एक दिखाया जाता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक दिखाया जाता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक दिखाया जाता है ट्रांसफर रिसीप्ट्स और एक दिखाया जाता है ट्रांसफर पेमेंट्स। राइट। जो एक्सपोर्ट्स होते हैं हमारे, उन्हें दिखाया जाता है क्रेडिट से, जो इंपोर्ट्स होते हैं उन्हें दिखाया जाता है डेबिट से, ट्रांसफर रिसीप्ट्स को क्रेडिट किया जाता है और ट्रांसफर पेमेंट्स को डेबिट किया जाता है। अब अगर आप स्टार्ट करेंगे यहां से, ऑल ट्रांसफर रिसीप्ट्स आर रिकॉर्डेड इन डेबिट आइटम्स, क्या ट्रांसफर रिसीप्ट्स को डेबिट में दिखाया जाता है? नहीं, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट गलत है। बाकी 3 स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, आप इनसे मैच कर सकते हैं। ये तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं और ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में। यहां पर हमारे पास 2 कॉलम्स गिवन होंगे, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अब आपको देखना है क्या जो कॉलम 1 और कॉलम 2 के आइटम्स हैं उनके बीच में कोई एसोसिएशन है, जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड ओल्ड एज पेंशन। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बेटा? रेंट बोलते हैं। और ओल्ड एज पेंशन क्या होती है? ट्रांसफर रिसीप्ट, ट्रांसफर इनकम होती है। तो इन दोनों का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, अब एंटरप्रेन्योर को यानी कि जो ओनर होता है उसे जो कमाई मिलती है, क्या उसे प्रॉफिट कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है, तो आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं ये विदाउट सीइंग एनी अदर ऑप्शन। लेकिन समझाने के पर्सपेक्टिव से मैं ये सारे आपको समझाऊंगी। मिक्स्ड इनकम क्या होती है? जब कोई इंसान अपना काम कर रहा होता है, अपना बिजनेस होता है या कोई भी अपना काम कर रहा होता है, तो उसमें उसकी हाउस रेंट इनकम, उसकी सैलरी, वेजेस, कमीशन सब एक साथ ऐड होकर उसे मिलती है, उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। और रेंट फ्री अकोमोडेशन फ्रॉम एन एम्प्लॉयर क्या होता है? अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पेमेंट इन काइंड में या उसकी सैलरी का कंपोनेंट होता है रेंट फ्री अकोमोडेशन, उसे बोला जाता है। इनके बीच में भी कोई एसोसिएशन नहीं है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को जो कॉम्पनसेशन दी जाती है उसे बोलते हैं या तो सैलरी या फिर वेजेस। और इंटरेस्ट फ्रॉम कैपिटल, इंटरेस्ट फ्रॉम कैपिटल क्या होता है भाई? कि ये तो हमें तब मिलता है जब हम किसी कैपिटल को, अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं। तो इनके बीच में भी कोई एसोसिएशन नहीं है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। अब एग्जाम्स में आपको बेटा अगर एक बार सही आंसर पता चल जाए, अगर आप बहुत श्योर हैं, तो बाकी ऑप्शंस को इतना इवैल्यूएट मत करिए, उस पर टाइम खर्च मत करिए, बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर वेरी श्योर अबाउट सम आंसर, गो फॉर इट। और अगर आप श्योर नहीं है, तब आपको क्या करना है? प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन से चलना है। मतलब आपको सारे ऑप्शंस देखने हैं और ऐसे सारे ऑप्शंस हटाते जाना है जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल भी सही नहीं हो सकते हैं, और लास्ट में जो आपके पास बचेगा वो आपका आंसर होगा। राइट। तो इस हिसाब से आपको चलना है, डिपेंडिंग अपॉन आपको आंसर क्लियरली आता है या फिर नहीं आता है। ओके। अब हमारे यहाँ पे एक और तरीके का क्वेश्चन देखा जाता है जिसमें हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं। अब एक तरीके का क्वेश्चन इसमें ऐसा होता है जिसमें होती है असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन और रीजनिंग में हमें देखना होता है कि क्या दोनों करेक्ट हैं और क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है। लेकिन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में हमें सिर्फ इतना देखना होता है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। चलिए, अब हमारे पास स्टेटमेंट्स है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब पहले ही देख लीजिए कि क्या आपने ये वर्ड सुना है, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसमें अमेलगमेशन होता है, यानी कि ये मिला जुला मिक्सचर होता है फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का। हमें पता है 2 तरीके के एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं, फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड। फ्लेक्सिबल जो होता है वो अपने हिसाब से मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है, और फिक्स्ड में क्या होता है कि जो आपका सेंट्रल बैंक होता है वो इंटरवीन करता है। राइट। अब मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड सिस्टम। बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं और इसीलिए उसे हाइब्रिड सिस्टम भी बोला जाता है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट हैं। अब ऑप्शन देख लिए कहां पर है? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। तो इसका ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इरफान एक स्टूडेंट था, उसने 80,000 का लोन लिया कॉलेज फीस के लिए और उसने कहा कि भाई 3 साल का जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 6 महीने रुकने के बाद मैं पेमेंट स्टार्ट कर दूंगा और अगले 10 साल तक मैं अपना लोन रीपे करूंगा। इसको हम क्या बोलते हैं? अब जैसे ही आप वैल्यूज देखेंगे सीधा कैलकुलेशंस नहीं करना शुरू कर देना, इसमें कैलकुलेशंस की कहीं भी जरूरत नहीं है। अब सबसे पहली चीज बेटा, जो ये तरीका होता है पेमेंट का जहां फ्यूचर डेट पे धीरे धीरे पेमेंट्स की जाती है, इसे बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट सिस्टम। तो क्या ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। लेकिन अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो आप प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन से चलेंगे, आप सारे ऑप्शंस को इवैल्यूएट करेंगे और ऐसे सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे जो आपको लगता है लीस्ट प्रोबेबल है। जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसी चीज जिसके अगेंस्ट में सामान खरीदा बेचा जा सकता है। आज के टाइम में वो मनी है, पहले के टाइम में वो गोल्ड होता था, या कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो सकता है। तो क्या हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं? नहीं। यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब होता है जब भी हम कोई चीज मेजर करने के लिए लेते हैं, ये भी इसका आंसर नहीं है। स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, गोल्ड इज अ स्टोर ऑफ वैल्यूज, सो स्टोर ऑफ वैल्यूज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। Okay. Now next is, suppose the saving curve of an economy makes an intercept at a negative value of 50 crores. ठीक है, मतलब जो सेविंग्स है वो नेगेटिव में है, जिसे हम बोलते हैं डिस सेविंग्स। क्या बोला जाता है इसे? डिस सेविंग्स बोला जाता है, राइट। आपको पता होनी चाहिए, ये सारे टर्म्स आपको आने चाहिए। आज की क्लास में मैं जितने भी टर्म्स यूज करूंगी, अगर आपको उनमें से कोई भी टर्म समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी अभी तक पूरी नहीं है, राइट। जिसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमस डिस सेविंग, राइट। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस डिस सेविंग। ये है 50 करोड़ पर। इन एन इकोनॉमी 20% ऑफ एन इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड, राइट। यानी कि 20% अगर इंक्रीज होता है इनकम में तो उसे सेव किया जाता है। इन द लाइट ऑफ अबव कंटेक्स्ट आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब ये क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड, सिंगल फॉर्मूलाज, तो आपको ऐसे फॉर्मूला जरूर आने चाहिए जो बहुत क्विक होते हैं, जिससे आप आसानी से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो के का फॉर्मूला क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जो यहां पे कितनी है? 20%। अगर इसमें मैं परसेंटेज से उसमें कन्वर्ट करूं तो कितना आ जाएगा? 0.20। मैम ये कैसे आया? 20% यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा? 0.20, राइट। ओके, 1 डिवाइडेड बाय 0.20 क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली बात है, द आंसर विल बी 5। तो मतलब यहां पे जो ये डिस सेविंग का कंसेप्ट था, इसकी कोई भी जरूरत हमें नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि चाहे डिस सेविंग्स हो, नेगेटिव हो या फिर सेविंग्स हो, उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं आता है आपके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पर, राइट। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का आपके सेविंग से कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। रीड द फॉलोइंग। अब असर्शन एंड रीजनिंग, ये 2 या 3 क्वेश्चंस तो आपको पक्का देखने को मिलेंगे, जिसमें हमें देखना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं या गलत हैं। और उसके बाद हमें देखना है कि अगर हम असर्शन के आगे बिकॉज ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ऐड कर रहे हैं, तो क्या एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन पा रहा है। चलिए देखते हैं। पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक गुड्स वो होते हैं जो कलेक्टिवली पब्लिक के कंजम्पशन के लिए होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। मेट्रो सर्विसेज, पार्क, ये सारी चीजें क्या है? पब्लिक गुड्स के एग्जांपल हैं। पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस इन नेचर। अब एक्सक्लूडेबल मतलब क्या है कि हमने कहा भाई तुम नहीं यूज कर सकते, ये क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। अभी तो हमने बताया कि ये सारी पब्लिक के लिए होता है, तो एक्सक्लूडेबल नहीं है। और दूसरी चीज है राइवलरस, मतलब अगर एक इंसान ने यूज कर लिया तो दूसरा इंसान उसे कम इस्तेमाल कर पाएगा, ये भी गलत है, राइट। ओके, सॉरी बाहर से थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है, सो लेट मी क्लोज द विंडो। ओके, सो राइवलरस इन नेचर, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। सो असर्शन इज राइट बट रीजन इज फॉल्स। तो यहां पे हम ये देख लेते हैं, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। इसका आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सपोज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8 एंड नेशनल इनकम इज 4,000 करोड़। द वैल्यू ऑफ सेविंग्स वुड बी रुपीज व्हाट। अब देखो भाई, अब आपको डायरेक्टली फॉर्मूला आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो देखिए कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8, यानी कि अगर एक इकोनॉमी में 1 रुपया कमाया जा रहा है तो उसमें से 8 पैसे कंज्यूम किए जा रहे हैं और 2 पैसे बचाए जा रहे हैं। अब जो ये इनकम होती है उससे या तो कंजम्पशन होगी या सेविंग्स होंगी। तो अगर 80% कंज्यूम हो रहा है तो बेटा 20% क्या होंगी? सेविंग्स होंगी। और टोटल नेशनल इनकम अगर 4,000 करोड़ है तो उसका 20% क्या है? सेविंग्स है। तो कितना आ जाएगा? 4,000 का 20% कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ गया 800 करोड़, यानी कि 800 करोड़ हमारी क्या हो जाएंगी? सेविंग्स हो जाएंगी, राइट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में
आपको पता है, आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक्स में से हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं, राइट? तो इसमें हमें सही ढूंढनी है। पहले क्वेश्चन में था इनकरेक्ट, इसमें क्या है, यानी कि कुछ स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगी, कुछ स्टेटमेंट्स गलत होंगी, हमें देखना है। चलिए देखते हैं। डिपॉजिट रिसीव्स आर लायबिलिटीज फॉर कमर्शियल बैंक्स। बिल्कुल, कमर्शियल बैंक्स के लिए डिपॉजिट्स लायबिलिटीज होते हैं और जो उनके लोन्स होते हैं वो उनके लिए असेट्स होते हैं। दे आर क्रिएटर्स ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। क्या ये क्रेडिट क्रिएशन करते हैं इकोनॉमी में? ये तो सबसे बड़ा फंक्शन होता है कमर्शियल बैंक का, तो ये भी सही है। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम जनरल पब्लिक। क्या ये जनरल पब्लिक से डिपॉजिट्स लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑन बिहाफ ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिहाफ पे वो नहीं लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बल्कि कमर्शियल बैंक के लिए एक बैंक का काम करता है। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ अ कंट्री एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं 600 करोड़ का सामान, इंपोर्ट कर रहे हैं 450 का सामान, तो हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड बताना है। अब 600 का सामान बेच रहे हैं, 450 का खरीद रहे हैं, तो 150 रुपए क्या आएगा? सरप्लस आएगा, क्योंकि हम सामान 600 का बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं सिर्फ 450 का। सो दिस इज फेवरेबल। अब यहाँ पे फेवरेबल वर्ड भी आ सकता था, यहाँ पे क्या है? सरप्लस 150। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अगेन कॉलम वाले क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल बहुत देखे जा रहे हैं। फ्रॉम द सेट ऑफ टर्म्स कॉलम 1 एंड कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर। नॉन टैक्स रेवेन्यू, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या गुड्स एंड सर्विस टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू? नहीं भाई, जस्ट ऑपोजिट, इट इज टैक्स रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट टैक्स, फ्री राइडर, क्या इन दोनों का कोई रिलेशनशिप है? नहीं है, बिल्कुल भी। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड बोरोइंग्स, नहीं, बोरोइंग्स हमारे लिए गवर्नमेंट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, रेवेन्यू का सोर्स होती हैं, तो इनका भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। प्राइवेट गुड्स राइवलरस इन नेचर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि प्राइवेट गुड्स का मतलब ही यही है कि अगर कोई एक इंसान उसे खरीद लेगा वो ही उसे इस्तेमाल कर सकता है, कोई और उसे इस्तेमाल नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। दैश सेक्टर वाज प्राइमरी फोकस ऑफ द ग्रेट लीप फॉरवर्ड इन चाइना। अब हमने भी ग्रेट लीप लिया, इससे पहले आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर था 10, अब हम आ गए 18 पर, यानी कि हम पार्ट बी पर आ गए हैं अपने क्वेश्चन पेपर के, जहां पे हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड इन चाइना जो है, ये वो आंदोलन था जिसमें चाइना एग्रीकल्चरल बेस से इंडस्ट्रियल बेस पर आया था। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन से सेक्टर पे ध्यान दिया गया था? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ध्यान दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप इस पिक्चर को एनालाइज करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आजकल देखे जा रहे हैं पिक्चर बेस्ड। अब यहां से आपको पहले एक चीज पता चल रही है, पोल्यूशन। देखो कितना सारा पोल्यूशन दिख रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। अब हमें जो आंसर देना है वो इस इमेज को ध्यान रखते हुए देना है, राइट? तभी ये इमेज प्रोवाइड की गई है ताकि आप इससे एसोसिएशन डेवलप कर सके। आइडेंटिफाई एंड सिलेक्ट द रीसेंट फिनोमिनन इन विच डिमांड फॉर रिसोर्सेज सरपासेस देयर सप्लाई। जहां डिमांड सप्लाई से बहुत ज्यादा हो रही है। अब अगर ये ना होता तो हम कहते इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सकता है, क्योंकि डिमांड बढ़ती चली जा रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। लेकिन क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ जैसा लग रहा है? नहीं, ये तो मुझे पोल्यूशन और एक्सप्लॉयटेशन जैसा लग रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, क्या ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसा लग रहा है? नहीं लग रहा है। दिस इज एनवायरमेंटल क्राइसिस, राइट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एनवायरमेंटल क्राइसिस। अब अगर आप इस फोटो पिक्चर को ना देखते तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी टिक कर सकते थे और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे भी कर सकते थे, लेकिन आपको क्या समझना है? इस पिक्चर के कंटेक्स्ट में समझना है, तो यहां से आपको रिलेट करके इसका आंसर देना है। तो अगर पिक्चर आ रखी है तो बेटा वो बेफालतू में नहीं गिवन है, वो बिना रीजन के नहीं गिवन है, आपको उसे देखना है और उसके बेसिस पे आंसर देना है। चलिए, अब उसी के साथ ये वाला क्वेश्चन आया था विजुअली इंपेयर्ड के लिए। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ऐसी डेवलपमेंट जिसमें डेवलपमेंट भी हो और एनवायरमेंट भी खराब ना हो। तो क्या इसमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज होंगे? बिल्कुल होंगे। नॉट बताना है हमें। यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, भाई फॉसिल फ्यूल्स के सस्टेनेबल में आते नहीं आते? तो ये है इसका ऑप्शन, क्योंकि फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड। हायर्ड वर्कर्स में बी रेगुलर सैलरीड वर्कर्स और कैजुअल वर्कर्स। अब जिन लोगों को हायर किया जाएगा वो सैलरीड वर्कर्स भी हो सकते हैं, यानी कि उनको एक पैकेज दिया गया, उनकी मंथली सैलरी है, या ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें सिर्फ कैजुअल बेसिस पे रखा गया। कैजुअल यानी कि जैसे एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जब कटाई का टाइम होता है तब ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, तो ज्यादा लोगों को हायर कर लिया जाता है। सो व्हाट इज दिस? दैट इज कॉल्ड कैजुअल वर्कर्स, जिन्हें सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन के लिए या पर्टिकुलर एक क्रॉप के लिए हायर किया जाता है।
ओके, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड इज अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज इन इंडिया। ये जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं, एक मेजर सोर्स है ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। अगर आप उसमें देखेंगे, रूरल एरियाज में देखेंगे बेटा, वहां पे ज्यादातर लेबर अवेलेबल होता है जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं या छोटे फैक्ट्रीज में काम करते हैं, और इन्हें काम ही कैजुअल बेसिस पे किया जाता है। इन्हें जो आपकी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं मिल पाती है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। राइट, इसका आंसर हमारे पास आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ओके, नेक्स्ट है अगेन कॉलम वाला, सब्सिडीज मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इंपोर्टेड। नहीं, सब्सिडीज ये नहीं होता है। लैंड सीलिंग एलिमेंट ऑफ आईपीआर 1956। अब बेटा लैंड सीलिंग आईपीआर 1956 के टाइम आया था, लेकिन ये उसका पार्ट नहीं था। तो दोनों एक टाइम पे आए थे लेकिन उसका पार्ट नहीं था, तो इनके बीच में भी एसोसिएशन नहीं है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लैंड टू द टिलर, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड था और ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। अगेन नो रिलेशनशिप। मॉडर्नाइजेशन एज अ गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, चेंज इन सोशल आउटलुक। यस, सोशल आउटलुक में चेंज आने की वजह से जो हमारा मॉडर्नाइजेशन हुआ है गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान का। तो इसका आंसर है 4th, यानी कि 4 एंड बी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 22nd। If it is short term unemployment occurring as people transit between jobs। अब आप देख रहे होंगे अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ये थर्ड क्वेश्चन आ रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेफिनेशन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर। अब जब थोड़े टाइम के लिए कोई बंदा अनएम्प्लॉयड रहता है, जब वो एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच कर रहा होता है, तो उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। राइट, ये सब गलत ऑप्शन है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब ये जो लास्ट के हमारे पास हैं 2 क्वेश्चंस, लेट मी सी। चलिए ये देखते हूं। ओके, assertion and reasoning again, prior to economic reforms से पहले public investment in social infrastructure, जो investment की गई थी social infrastructure में in China, resulted in better human development indicator। क्या ये statement सही है? बिल्कुल सही है। चाइना में जो ये public investment हुई थी, इसकी वजह से HDI better है। China is ahead of India and Pakistan on many human development indicators। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। इंडिया और पाकिस्तान से काफी सारे HDIs में चाइना आगे है। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन अगर मैं इसके आगे बिकॉज ऐड करूं तो क्या एक सेंस बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है। ये कह रहा है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट की वजह से एचडीआई अच्छा है चाइना का, और वो इसलिए क्योंकि वो इंडिया और पाकिस्तान से ज्यादा है। नहीं, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहां देख लेते हैं, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नहीं, ये नहीं है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका आंसर है बी। राइट, तो आपको असर्शन और रीजन में बिकॉज ऐड करना है अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो। ओके, नेक्स्ट अगेन पिक्चर बेस्ड। यहां पे आपको दिख रहा है सरकार क्या कर रही है, इंपोर्ट्स को रोकने की कोशिश कर रही है ताकि एक्सपोर्ट्स आगे जा सके। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं और इंपोर्ट्स को किसी तरीके से रोक रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। राइट, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है? जब सरकार कोशिश करती है कि हमारे जो इनबिल्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, वो ज्यादा बिके रादर देन वो सामान जो बाहर से आ रहा है, उसे हम बोलते हैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। हम इंपोर्ट्स को सब्सटीट्यूट यानी कि बदलने की कोशिश कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं बाय प्रोड्यूसिंग गुड डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। राइट, तो इसका करेक्ट आंसर है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट, विजुअली इंपेयर्ड के लिए इसका करेक्ट आंसर भी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है। सेम क्वेश्चन है। रेफर्स टू ट्रेड पॉलिसी एम्ड एट रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन इंपोर्टेड गुड्स। अब ये कौन सी पॉलिसी होती है जिसमें इंपोर्टेड गुड्स पे रिलायंस कम करते हैं ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंकरेज हो सके? राइट, इसे हम क्या बोलते हैं? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। ओके, अभी लास्ट के 2 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हैं। एक है फेमस असर्शन एंड रीजनिंग। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और दूसरा है आपका ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कि भाई भारत इनमें से कौन से सम्मेलन का हिस्सा नहीं है? ब्रिक्स, G20, सार्क या G7? राइट, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये वाला ईजी है, स्टेटमेंट बेस्ड है, और ये वाला क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में आइए और मुझे बताइए इसके आंसर। और दूसरा मुझे ये बताइए कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियोस बनाने की। आई एम सो सॉरी, थोड़ा फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो इसलिए वीडियोस थोड़ी कम आ रही हैं, लेकिन अगर आप इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे तो आई प्रॉमिस आई विल कम बैक एवरी सिंगल डे विद अ न्यू वीडियो ताकि आपकी बोर्ड्स की तैयारी अच्छी रहे। लेकिन वो डिपेंड करता है आप पे कि आप कितनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट वॉज ग्रेट टू सी यू। हैप्पी फेस्टिवल्स टू यू एंड योर फैमिली।